चलो देखो, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में हमने फ्रॉग शुरू भी किया था, फ्रॉग का बहुत सारे सिस्टम जो है वो हमने कवर भी कर लिया। चलो नाउ शुरू करेंगे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। देखो पहला बात यहां से क्वेश्चन आते कि फ्रॉग को क्या ऑर्गेनिज्म बोला जाता है? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। फ्रॉग यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या हो गया? एक्सक्रीटोरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करके ऑर्गेनिज्म को एक्चुअली 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक आता है यूरियोटेलिक, दूसरा आते हैं यूरिकोटेलिक, और आते हैं एमोनोटेलिक। मतलब क्या है इसका? यूरियोटेलिक मतलब है जिसका एक्सक्रेटोरी मेन प्रोडक्ट जो है वो है यूरिया, ठीक है। यूरिकोटेलिक मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेन एक्सक्रेटोरी जो बाई प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड, ठीक है। और एमोनोटेलिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसका मेन एक्सक्रेटोरी जो बाई प्रोडक्ट है वो है एमोनिया। समझ में आया? ठीक है। जैसे एग्जांपल है यूरियोटेलिक का एग्जांपल हो जाएगा एज पर योर सिलेबस, फ्रॉग होगा, मैमल्स होगा मतलब ह्यूमंस बीइंग होगा, ठीक है। और यूरियोटेलिक में क्या होगा? बर्ड्स आते हैं, यूरिकोटेलिक में बर्ड्स आते हैं, एमोनोटेलिक में आते हैं फिश आते हैं एमोनोटेलिक में, ठीक है। ये और भी एक्सक्रीटोरी सिस्टम में पढ़ोगे। तो ये क्या हो गया? मतलब ये जो लाइन हमने लिखा है कि फ्रॉग जो है ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसका मेन जो एक्सक्रीटोरी बाई प्रोडक्ट है, दिस बाई प्रोडक्ट इज क्या है? यूरिया है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आते हैं कि कौन सा एक्सक्रीटोरी बाई प्रोडक्ट मेन सीक्रेट करते हैं फ्रॉग, आंसर हो जाएगा यूरिया इसका मेन एक्सक्रीटोरी बाई प्रोडक्ट। ऑब्वियसली नाइट्रोजेनस है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के बॉडी में एक्सक्रीटोरी जो सिस्टम है वो क्या क्या चीज से बने हैं, ठीक है। एक्सक्रीटोरी जो सिस्टम है वो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज से बने हैं? एक तो वन पेयर ऑफ किडनी, ओके, 2 किडनी है इसमें। वन पेयर ऑफ यूरेटर है, ठीक है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर है। और है यूरिनरी ब्लैडर, ओके। अभी एक डायग्राम देखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखने के लिए। और होते हैं क्लोआका और क्लोआकल चेम्बर, और जो पोर से निकल जाते हैं उसको बोलते हैं क्लोआकल एपर्चर, ठीक है। ठीक है। 1 पेयर ऑफ जो किडनी है, ये किडनी इसका कैसा दिखने में है? यहां लिख देते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। बीन शेप्ड 1 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कहां लोकेटेड है? जस्ट पोस्टेरियर साइड ऑफ बॉडी एंड बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के 2 साइड में और थोड़ा सा स्लाइड पोस्टेरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के कैविटी के अंदर। कलर कैसा होता है? ये होते हैं रेड कलर का, थोड़ा रेड कलर देखने में है। बीन शेप्ड रेड कलर बॉडी पोस्टेरियर कैविटी में, अच्छा पोस्टेरियर साइड के डोर्सल साइड के कैविटी में, और 2 वर्टिब्रल कॉलम के 2 साइड में प्रेजेंट होते हैं। एक डायग्राम देखते हैं कैसा दिखता है, तो ठीक है। और ये बात भी याद रखना, किडनी जो है, ठीक हमारे बॉडी में जैसा किडनी का यूनिट होते हैं नेफ्रॉन, तो इसके बॉडी में भी किडनी एक्चुअली बना है, किडनी मेड अप ऑफ
मेनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन से बना, और दिस नेफ्रॉन ही इज द यूनिट ऑफ किडनी। हम इस नेफ्रॉन को बोल सकते हैं किडनी का यूनिट, और यही एक्चुअली एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम मैमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग का फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, चलो एक डायग्राम देखते हैं कि एक मेल की बॉडी में और एक फीमेल की बॉडी में थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है। चलो आगे चले। चलो नाउ देखो, फीमेल की बॉडी में थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इससे तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी थोड़ा हो जाएगा। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन, पहले चलो मेल, और इधर देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फीमेल। ओके, चलो एक डायग्राम देखते हैं। तो देखो ऐसे बीच में रेड कलर का वन पेयर ऑफ किडनी, इधर एक और इधर एक। ओके, इसके साथ इसके अंदर हम देखेंगे तो इसका डक्ट प्रेजेंट होते हैं, जो किडनी के अंदर से यूरिन जो प्रोडक्शन होते हैं, इसका एक्सक्रीटरी जो मटेरियल प्रोडक्शन होते हैं, इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को यहाँ लेके आते हैं। कहाँ जमा होते हैं? ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, जिसका नाम है, लास्ट जो पार्ट है जिसका नाम है रेक्टम। ओके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये है रेक्टम, ये हो गया रेक्टम, ये हो गया वन पेयर ऑफ किडनी। ओके, वन पेयर ऑफ किडनी। यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। क्या करते यूरिनरी ब्लैडर? यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। मेल के बॉडी में हमें दिखाई देगा इस जगह में और इस जगह में, जस्ट किडनी के ऊपर यहाँ पे वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इस टेस्टिस से यहाँ से एक एक ऐसे छोटे छोटे डाक निकल के आते हैं। ओके, यहाँ से भी डाक निकल के आते हैं। ये डाक्ट को हम बोलते हैं वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया। ओके, सारी भाषा इफरेंसिया आके किडनी के डाक्ट में आके कॉमन डाक्ट बना लेते हैं। ठीक है, किडनी के डाक्ट में आके कॉमन डाक्ट बना लेते हैं। किडनी के अंदर घुसने के बाद जो कॉमन डाक्ट यहाँ पे बनाते हैं, इसको बोला जाता है बीडर्स कैनल। बीडर्स कैनल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि बीडर्स कैनल किस में प्रेजेंट है? आंसर होगा मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है। क्या है बीडर्स कैनल? बीडर्स कैनल टेस्टिस से जो भाषा इफरेंसिया निकल के किडनी के साथ, किडनी के अंदर जो किडनी का डाक्ट होते हैं उसके साथ एक कॉमन डाक्ट बनाते हैं किडनी के अंदर जाके, उस कैनल को बोलते हैं बीडर्स कैनल। बीडर्स कैनल से क्या करेगा फ्रॉग? अपने टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं उस स्पर्म को क्या करेगा? किडनी के अंदर जो डाक्ट दिख रहा है यहाँ पे कॉमन डाक्ट, इस कॉमन डाक्ट में भेज देगा। बीडर्स कैनल का यही काम है। समझ में आया? अब ये जो कॉमन एक डाक्ट दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे जो कॉमन डाक्ट दिखाई दे रहा है, मुझे देख के बताओ, ये जो कॉमन डाक्ट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जो स्पर्म बनेगा वो स्पर्म भी रिलीज होके आएगा, क्योंकि वहां से वासा इफरेंसिया बीडर्स कैनल ने इसके साथ कनेक्शन बनाए हैं। प्लस किडनी में नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन क्या बनाएगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाएगा, यूरिया बनाएगा, मतलब यूरिया को यहाँ एक्सक्रेट करेगा। तो वो भी मतलब यूरिन जो है इसके बॉडी का, वो भी यहाँ से ही पास होगा और यहाँ से ही पास होगा। तो यहाँ जेनिटल डिस्चार्ज भेजने के लिए प्लस यूरिन को भेजने के लिए एक ही कॉमन डाक्ट मेल के बॉडी में प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। एक ही कॉमन डाक्ट प्रेजेंट हुआ, इसीलिए इस डाक्ट को यूरिनो जेनिटल डाक्ट कहा जाता है। ठीक है, यूरिनो जेनिटल डाक्ट कहा जाता है। यूरिनो मतलब है जहां से यूरिन पास होते हैं, जेनिटल मतलब जहां से जेनिटल डिस्चार्ज पास होगा। एक ही कॉमन डाक्ट से पास होते हैं, इसीलिए इसको यूरिनो जेनिटल डाक्ट बोलते हैं। इसी को हमने थोड़ी देर पहले यूरेटर लिखा था, इसी को तुम लोग यूरेटर बोल सकते हो, बट मेल के लिए सिर्फ यूरेटर बोलना सही नहीं है, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी पार्ट जो डिस्चार्ज जो है वो भी पास आउट हो सकते हैं। ये हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, यूरिनरी
यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द रेक्टम। अब ये जो चेम्बर बना कॉमन, इसको बोलेंगे हम क्लोआका, क्लोआकल चेम्बर बोलेंगे, और दिस ओपनिंग इज द क्लोआकल एपर्चर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्लोआकल एपर्चर, और पोर यहां से ही निकल के जाते हैं। देखो बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ठीक है, लेकिन एक फीमेल देखेंगे तो फीमेल की बॉडी में हमें थोड़ा अलग चीज दिखाई देगा। हाँ, आओ, फीमेल की बॉडी में थोड़ा अलग चीज कुछ दिखाई देगा। जैसे कि फीमेल के बॉडी में यहाँ एक्सक्रेटोरी जो सिस्टम है, वो एक्सक्रेटोरी सिस्टम में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटोरी सिस्टम इसका अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल इसका अलग अलग है। जैसे वन पेयर ऑफ किडनी इसका रेड कलर का जैसा है वैसा ही प्रेजेंट होगा। किडनी से यहाँ से यूरेटर जो है वो यूरेटर भी कनेक्टेड होगा, सो यहाँ से यूरेटर भी यहाँ से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये अंदर से ये बाहर आएगा एंड क्लोआका में ओपन हो जाएगा। कहाँ ओपन होगा? क्लोआकल चेम्बर में ओपन होगा। क्लोआकल चेम्बर ही इसका ओपनिंग चेम्बर पार्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोआका, ठीक है। लेकिन जहां मैंने यहाँ पे मेल के बॉडी में हमने देखा कि किडनी के ऊपर टेस्टिस प्रेजेंट है, और उस टेस्टिस का जो ओपनिंग है वो भी कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के अंदर से ही जा रहा है, और वो ओपन हो रहा है कहाँ पे जाके? क्लोआकल चेम्बर में जाके। बट फीमेल की बॉडी में ऐसा कोई बात नहीं है। फीमेल में एक्सक्रेटोरी जो प्रोडक्ट है वो अलग रास्ते से जाएगा, जेनिटल जो डिस्चार्ज है वो भी अलग रास्ते से जाएगा। तो हमें यहाँ दिखाई देगा इसका ओविडक्ट का पार्ट, और वहां बीच में दिखाई देगा हमें ओवरी का पार्ट। यहाँ भी वन पेयर ऑफ होते हैं। यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी थोड़ा पता चल जाएगा। ओविडक्ट यहाँ पे जुड़ा है और इसका ओवरी यहाँ पे जुड़ा है। इसके साथ एक्सक्रेटोरी सिस्टम का कोई पार्ट जुड़ा नहीं होता है। मेल की बॉडी में एक्सक्रेटोरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही पाथवे से निकल के गए, इसीलिए इस डक्ट को हमने यूरिनो जेनिटल डक्ट बोल सकते हैं, इसके यूरेटर को। बट फीमेल के फ्रॉग के बॉडी में किडनी जो है, दिस इज किडनी, दिस ये दोनों ही किडनी है, ठीक है, ये दोनों किडनी है। ये हो जाएगा ओविडक्ट। ओविडक्ट देखो, ओविडक्ट का ओपनिंग और यूरेटर का ओपनिंग दोनों देखो अलग है। यूरेटर का ओपनिंग देखो अलग है। यूरेटर से क्या होगा? यहाँ पे है नेफ्रॉन, यहाँ भी है नेफ्रॉन। इसका नेफ्रॉन क्या करते हैं? यूरिया को निकाल देते हैं ना बॉडी से, मतलब ब्लड से। तो यहाँ से यूरिया निकल के आएगा, यूरिया यहाँ से निकल के क्लोआकल चेम्बर में ओपन होगा। बट यहाँ जो ओविडक्ट है, उस ओविडक्ट से यहाँ ओवरी में क्या बनेगा? ओवम बनेगा, ओवा बनेगा। इस ओवा से क्या होगा? यहाँ से ओवम निकल के यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ स्टोर होगा। देन जब निकालने का टाइम आते हैं तो ये क्लोआकल एपर्चर से निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा क्लोआका, ये हो जाएगा क्लोआकल ओपनिंग। क्लोआकल ओपनिंग बोल सकते हो और क्लोआकल एपर्चर भी बोल सकते हो, की बात है, वहां पे लिखा है मैंने, ठीक है। ओपनिंग, पोर, एपर्चर कुछ भी बोल सकते हो। देख के वो तो यहाँ फीमेल और मेल में एक्सक्रेटरी सिस्टम में प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस है। मेल की बॉडी में यहाँ टेस्टिस और यूरिनो जो जेनिटल डक्ट है वो सेम है, इसीलिए मेल के लिए सिर्फ हम लिखेंगे यूरिनो जेनिटल डक्ट। बट अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए सिर्फ यूरेटर लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बनते, वो दोनों अलग अलग पाथवे से जाएगा। यहाँ अगर ओवम बनेगा तो वो कहाँ से पाथवे, कहाँ से जाएगा? ओविडक्ट से जाएगा। किडनी में अगर यूरिया बन रहा है, मतलब यूरिया बन नहीं रहा है, यूरिया बनता नहीं है किडनी में, यूरिया बस ब्लड से रिलीज होता है। तो वहां से क्या होगा? यहाँ से जो यूरिया आएगा वो यहाँ पे आके अलग पाथवे में रिलीज होगा। समझ में आया फीमेल और मेल में क्या डिफरेंसेस है? ओके, चलो देखो, अब देखो इन लोगों के बॉडी में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, चलो आगे चले। देख लो, ये स्लाइड हो गया है। थोड़ा सा मैंने जो बताया था एक बार बता देते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर हमने 2-3 दिन पहले ही शुरू किया है। एक्चुअली टिश्यू का जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। स्लाइड मिल जाएगा तुम लोगों को। ऑलरेडी फ्रॉग का 3-4 सिस्टम जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बीच में से शुरू कर रहे तुम लोग। यहाँ पे एक्सक्रेटोरी सिस्टम फ्रॉग हमने शुरू किया था। एक्सक्रेटोरी सिस्टम ने हमने यहाँ पे बोला फ्रॉग जो है वो यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है पूरे ऑर्गेनिज्म को एज पर द एक्सक्रेटोरी बाई प्रोडक्ट हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। एक आते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा आते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, तीसरा आते हैं एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसका मेन बाई प्रोडक्ट
एक्सक्रीटोरी जो बाई प्रोडक्ट है वो है यूरिया, और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें मेन बाई प्रोडक्ट एक्सक्रीटोरी सिस्टम का बाई प्रोडक्ट होगा यूरिक एसिड, और एमोनोटेलिक मतलब है जिसमें बाई प्रोडक्ट एक्सक्रीटोरी सिस्टम का बाई प्रोडक्ट होगा एमोनिया। एग्जाम्पल अभी से याद कर लो क्योंकि ये दूसरा चैप्टर के साथ भी रिलेटेड है, वो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। यूरिया अगर है तो यहाँ आते हैं मैमल्स में यूरिया प्रोडक्शन होते हैं, फ्रॉग्स में यूरिया प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। और यूरिक एसिड कहाँ प्रोडक्शन होते हैं, बर्ड्स में दिखाई देते हैं, एमोनिया किस में दिखाई देते हैं, फिश में दिखाई देते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करके हम ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप में डिवाइड किया। एक्सक्रीटोरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटोरी सिस्टम में फ्रॉग में क्या क्या चीज से बनते हैं, कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी। किडनी कैसा दिखता है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट में देगा, ठीक है। रेड कलर का है तो मैं दे सकता है पिंक कलर का, दोनों याद रखना। कल का यहाँ पे जो टेस्ट हुआ था वहां देखोगे, कल ही हमने फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, वहां हमने लिखा था कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं, कि जो लंग्स है वो लंग्स 1 पेयर होते हैं, थोड़ा सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और कैसा कलर का होते हैं, पिंक कलर का होते हैं। वो क्वेश्चन कल आया था, टेस्ट में देखोगे लिखा था, स्टेटमेंट में लिखा था लंग्स कैसे कलर का होते हैं, वहां लिखा था पिंक कलर का, तो आंसर होगा वहां पिंक कलर का। तो ऐसे छोटे छोटे आएगा ही, सब चीज याद रखना है। रेड कलर का होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग के बॉडी का पोस्टीरियर साइड में, कैविटी के अंदर जस्ट वर्टिब्रल कॉलम के 2 साइड में प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर ऑफ किडनी। किस में हेल्प करना इसका काम है, एक्सक्रीटोरी सिस्टम में हेल्प करना इसका काम है। कैसे कर सकता है ये एक्सक्रीशन में हेल्प करना, क्योंकि ये किडनी जो है ये इट कंसिस्ट ऑफ, हमारे बॉडी में जैसे नेफ्रॉन से बना है इसका यूनिट, ये भी नेफ्रॉन से ही बना है ये इसका किडनी। तो ये किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वही एक्चुअली कहाँ बनते हैं, यूरिया कहाँ बनते हैं, बॉडी में यूरिया कहाँ बनते हैं, हाँ कोई बता सकते हो यूरिया कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं यूरिया, किडनी के अंदर बनते हैं कि बॉडी के दूसरा कोई पार्ट में बनते हैं, किडनी में बनते हैं, किडनी में बनते हैं, बनता नहीं है। एक्चुअली हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है फास्ट जो बनते हैं वो है एमोनिया, ठीक है। लेकिन वो एमोनिया हम बाहर डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, या तो जो लोग यूरियोटेलिक दिख रहे हो वो ऑर्गेनिज्म एमोनिया को डायरेक्टली हम बॉडी से बाहर भेज नहीं सकते। तब हम बॉडी से बाहर भेजेंगे अगर हमारे आसपास पानी होगा, मतलब ऐसा रीजन में एक्सक्रीटोरी बाई प्रोडक्ट एमोनिया को छोड़ना है अगर आसपास पानी है, क्योंकि सबसे खतरनाक, सबसे पॉइजन और सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सक्रीटोरी बाई प्रोडक्ट होते हैं एमोनिया। तो एमोनिया को हम डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। कौन छोड़ सकता है, जो ऑलरेडी पानी में रहता है। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोड़ सकता है, जैसे कि फिश, वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो वो पानी में एक्सक्रीटोरी बाई प्रोडक्ट एज एमोनिया छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारे बॉडी में फास्ट बनते हैं फास्ट एमोनिया ही बनते हैं, लेकिन उस एमोनिया को लीवर पहले उसको यूरिया में बदलेगा, देन उस यूरिया को हम बॉडी से बाहर भेज सकते हैं। समझ में, इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते। यूरिया उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन खतरनाक होते हैं कब होते हैं, जब तुम कोई वॉशरूम यूज किया, देन वहां पे कोई पानी नहीं डाला, ठीक है, कोई पानी यूज नहीं किया, तो ये यूरिया बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वहां कुछ बैक्टीरिया वहां पे एक्शन करेगा, देन वो बैक्टीरिया इस यूरिया को फिर से अमोनिया में बदल देगा। फिर वो जो स्मेल आते हैं बहुत सुंदर सा, अगर पानी नहीं डाला जाते तो वो जो स्मेल है वो आते हैं अमोनिया का, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम पानी ना दे के आ गए और वो सारे यूरिया बाय द बैक्टीरियल मतलब इन्फेक्शन ये क्या हो गया है, अमोनिया में बदल चुका है, ठीक है। इसलिए वॉशरूम यूज करने के बाद ऑलवेज पानी डालना जरूरी है, क्योंकि वो अमोनिया में मतलब चेंज हो जाते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्रॉग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्रॉग। देखो फ्रॉग में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। देखो किसी का भी, हमने द लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 में, उस चैप्टर में एक लाइन लिखा है कि कोई लिविंग है तो उसका कुछ फेनोमेनॉन होते हैं, उसमें से एक आते, बहुत सारा है वो मैंने पढ़ाया था, उसमें एक आते कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब है सेंस टू एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम कर सकते हैं रिस्पॉन्स। तो वो जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, वो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू ऑर्गेन्स ऑफ बॉडी, ओके, और बोल सकते हो टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड विद द
ये चैप्टर का नाम है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, विथ द एनवायरनमेंट, ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के एक पार्ट से और एक पार्ट के साथ या तो एनवायरनमेंट के साथ जब कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, वो उसको हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम हर किसी के बॉडी में, मतलब जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स है ना, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उस ऑर्गेनिज्म में दो तरीका का दिखता है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप आते हैं न्यूरल सिस्टम और एक टाइप आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एक आते हैं न्यूरल सिस्टम और एक आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। सुनो ध्यान से, न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है। न्यूरल सिस्टम मतलब है तुम्हें यहाँ पे न्यूरॉन का जरूरत होगा प्लस न्यूरोग्लिया का जरूरत होगा, न्यूरोग्लिया का जरूरत होगा। हमने टिश्यू का चैप्टर जब शुरू किया था, जो थे क्लास में, वहां हमने देखा था कि जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम एक्चुअली हमारे बॉडी का न्यूरल टिश्यू है ना, क्योंकि एनिमल के बॉडी में कितने टाइप का टिश्यू होते हैं, 4 टाइप का टिश्यू होते हैं। एक आते हैं उसमें एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आते हैं उसमें मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल न्यूरल टिश्यू। उसमें ये जो न्यूरल टिश्यू है और न्यूरल टिश्यू ही जो सिस्टम बनाते हैं उसको न्यूरल सिस्टम बोल सकते हैं। उसमें दो तरीका का चीज होते हैं, एक है न्यूरॉन मतलब मेन सेल जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, और है न्यूरोग्लिया जिसका कम्युनिकेशन में कोई हेल्प है, सेंस लेके जाना लेके आना, इसमें कोई हेल्प करता है न्यूरोग्लिया। क्या बोला था मैंने, न्यूरॉन जो है ये रेस्पॉन्स को लेके जाना लेके आना इसमें हेल्प करता है। क्या न्यूरोग्लिया हेल्प करता है, सिग्नलिंग में कोई हेल्प नहीं करता है। ये क्या करता है, न्यूरॉन का सपोर्टिव सेल है, ठीक है, ये इसका सपोर्टिव सेल है, ठीक है। देखोगे टिश्यू का चैप्टर में, टिश्यू शुरुआत में मैंने पढ़ा था, सपोर्टिव सेल्स, ओके। न्यूरोग्लिया होते हैं सपोर्टिव सेल न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन है मेन सेल जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, जो सेंस को लेके आना लेके जाना इसमें हेल्प करता है। लेकिन न्यूरोग्लिया होते हैं सपोर्टिव सेल जो न्यूरॉन सेल को सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, ये सब में हेल्प करता है। एक ह्यूमन बॉडी में, मतलब किसी के भी बॉडी में, क्योंकि इन जनरल ये टिश्यू का बात है, बोलो किसका नंबर ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। न्यूरॉन सेल का नंबर ज्यादा होते हैं कि न्यूरोग्लिया का नंबर ज्यादा होता है, न्यूरोग्लिया का नंबर ज्यादा होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा है मोर देन, ये है मोर देन 50% ऑफ ऑल न्यूरल टिश्यू। जितना न्यूरल टिश्यू बॉडी में है, न्यूरल टिश्यू मतलब क्या क्या है, न्यूरॉन है और न्यूरोग्लिया है, इनमें से किसका नंबर ज्यादा है, न्यूरोग्लिया का नंबर ज्यादा है। कितना है, मोर देन 50% होते हैं न्यूरोग्लिया, लेस देन 50% होते हैं न्यूरॉन। तो सेंस लेके जाने में और लेके आने में हेल्प करने का जो सेल है मेन सेल वो है न्यूरॉन, और सपोर्ट करने वाला जो सेल है वो है न्यूरोग्लिया। सुनो, फ्रॉग के पास आ जाते हैं। पहले फ्रॉग का जो न्यूरल सिस्टम है इसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक आते हैं सीएनएस, दूसरा आते हैं पीएनएस, और चौथा आते हैं, सॉरी थर्ड आते हैं कौन सा, एएनएस। बोलो पीएनएस, सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस मतलब, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, चलो आगे चले, नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। न्यूरल सिस्टम फ्रॉग में हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आगे चले, ठीक है, चलो देखो 2 चीज है, एक है एंडोक्राइन सिस्टम और एक है न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम को फ्रॉग में हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पीएनएस और लास्ट है एएनएस। सुनो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल फॉर्म लिख लेते हैं, क्वेश्चन कभी आ जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ओके। सुनो ध्यान से, सीएनएस जो है, सीएनएस किस किस चीज से बना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ, एक ब्रेन है इसमें, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन चीज से बना है,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज से बना है। पीएनएस जो है ये किससे बना है, सुनो ध्यान से, पीएनएस का मतलब क्या होता है, चलो छोटा सा एक डायग्राम देखते हैं। देखो अगर ये फ्रॉग का ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा पता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जो नर्वस सिस्टम जाते हैं उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो जो बॉडी के पूरे सेंटर में जो नर्वस सिस्टम होगा वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक ये हो गया सोचो ब्रेन, ओके, और ये हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब सुनो, ये पूरे बॉडी का सेंटर में है, ये है पूरा क्रेनियम के अंदर। इसका जो कवरिंग है, क्वेश्चन आते हैं इट इज प्रोटेक्टेड की प्रोटेक्टेड नहीं है, ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड है। और ये प्रोटेक्शन कौन देते हैं, दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड क्रेनियम। और ये क्रेनियम क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्कल, पार्ट ऑफ स्कल बोन, ठीक है, स्कल बोन, स्कल इज वन टाइप ऑफ बोन। और ये प्रोटेक्शन देते हैं पूरा इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। ये हड्डी से बना है, ये है हड्डी से बना है। बोन कौन सा सेल से बनते हैं, कॉन्ड्रोसाइट के ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट से बनते हैं। तो ये क्रेनियम जो है ये ऑस्टियोसाइट से बना है। प्लस ये ब्रेन जब यहाँ पे खत्म हो जाते हैं तो ये क्रेनियम को छोड़ के इसके साइड में ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे घिरा हुआ ऐसे बोन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जो नर्वस सिस्टम का पार्ट गया उसको बोलेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों बॉडी के सेंटर में है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस का मतलब क्या है, सुनो, पीएनएस मतलब है ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख रहे हो, ब्रेन, इसके साथ कुछ नर्व्स बॉडी के पेरीफेरी तक फैला हुआ है। पेरीफेरल मतलब क्या है, बॉडी के पेरीफेरी, बॉडी के पेरीफेरी मतलब क्या समझ सकते हो, बॉडी के चारों तरफ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में है तो सेंटर से चारों तरफ फैलेगा ऐसा जो नर्वस सिस्टम है वो हो जाएगा पीएनएस के अंदर, ठीक है। ये कहां से निकल के आया, ब्रेन से निकल के आया, इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ब्रेन पूरे सेंटर में है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सेंटर से पेरीफेरी में गया, कहां से गया, क्रेनियम के पास से गया, मतलब ब्रेन से गया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। सो पीएनएस को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा आ जाएगा, बोलो स्पाइनल कॉर्ड से भी तो निकल सकता है ना, चारों तरफ स्पाइनल कॉर्ड से भी निकल सकता है और बॉडी के चारों तरफ फैल सकता है। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स ऐसे चारों तरफ जाएगा और बॉडी के पेरीफेरी तक ये कनेक्शन बना के रखेगा। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, स्पाइनल से निकल के आया तो हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व बोल सकते हैं। तो इसको हम यहां लिखेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। क्वेश्चन देते हैं कौन सा, क्रेनियल नर्व्स का नंबर बताओ, किसमें, कौन सा चल रहा है ये, फ्रॉग में। फ्रॉग का क्रेनियल नर्व्स कितना होते हैं, आंसर याद रखना है 10 पेयर होते हैं। क्वेश्चन देते बहुत ज्यादा, इसको याद रखो, वीबीआई लिख के रखो क्योंकि ये क्वेश्चन में डाल देते हैं। फ्रॉग का क्रेनियल नर्व कितना नंबर में है, 10 पेयर में है। और ह्यूमन में कितना है, कौन बताओगे, ह्यूमन में क्रेनियल नर्व कितना है, याद रखो 12 पेयर है, लिखे रखो कहीं पे 12 पेयर है, क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं। ह्यूमन में कितना पेयर में होते हैं, 12 पेयर में होते हैं। और फ्रॉग में कितना पेयर में होते हैं क्रेनियल नर्व, वो है 10 पेयर में होते हैं। ये नंबर से क्वेश्चन दे देते हैं। क्लियर हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये हमारे बॉडी में भी सेम है, हमारे बॉडी में भी यही ऐसा ही सेम है, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबियंस में आते हैं, बीच में रिप्टिलिया, उसके बाद बर्ड्स और उसके बाद आए हैं मैमल्स। तो हम लोग मैमल्स में हैं। हम लोग जब हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे लगभग सेम पढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन जो मेन फंडा है, मेन फंडामेंटल चीज है वो सेम है। सेंटर में है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इससे फैला हुआ क्रेनियल नर्व हो गया, क्रेनियम से निकल के, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व, जो पेरीफेरी तक फैला होगा। ओके, अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब बॉडी के कुछ जगह है जहां हम हमारे इच्छा से कोई कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो पार्ट्स होते हैं, मतलब मेनली जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं ना, विजरल ऑर्गन के साथ जो जुड़ा होता है, ये पार्ट नहीं, बस विजरल ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी इच्छा से चल सकता है, हम अगर ऐसा मानेंगे, मतलब ऐसा सोचेंगे कि जो पढ़ाई हो रहा है वो हम समझेंगे, वो घर जाके पढ़ेंगे क्योंकि सामने एग्जाम है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है ना।
ये हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है उसको हम हमारी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक आते हैं सिंपैथेटिक, एक आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक आते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो ये यहाँ पे, यहाँ फ्रॉग के लिए इससे ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का क्या क्या बात है वो हम हमारे जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम का फिजियोलॉजी का पार्ट है वहां पे जाके डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। हमारे हार्ट के साथ जुड़ा होता है, ह्यूमन के हार्ट के साथ जुड़ा होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे हार्ट का कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और हार्ट बीट को बढ़ाने में हेल्प करता है। सिंपैथेटिक हमें पता नहीं चलता है और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सीढ़ी से एक बार दौड़ के ऊपर आके यहाँ बैठो, कुछ टाइम के लिए बहुत जोर जोर से हार्ट जो है वो बीट करने लगेगा और वो ऑटोमेटिक होगा। ऐसा नहीं कि तुम हार्ट को बोलोगे चलो हम सीढ़ी से इतना जल्दी दौड़ के आए हैं तो हार्ट जल्दी जल्दी बीट कर जाओ क्योंकि मेरे मसल, मेरे पूरे बॉडी में जो सेल है उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा नहीं है, हार्ट को समझ में आ जाएगा, वो खुद भी बीट करने लगेगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पे हेल्प करेगा। प्लस कुछ टाइम बाद ये कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, हार्ट बीट जो है बीपी हाई होना कंटिन्यूअसली नहीं चाहिए। तो कुछ टाइम बाद तुम्हारा क्या होगा, बॉडी ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि इस टिश्यू को और ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, तो हार्ट बीट जो है उसको नॉर्मल में लेके आ जाते हैं। तो ह्यूमन के बॉडी में ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर से क्या करेगा, बीपी को नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगा। ये हम डिटेल में ह्यूमन में पढ़ेंगे। फ्रॉग के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ओके चलो आगे चलते हैं। इसमें हम अच्छा ब्रेन का डिवीजन को देख लेते हैं। चलो ब्रेन का डिवीजन को देख लेते हैं कि ब्रेन में क्या क्या होते हैं। देखो एक तो मैंने बोला ये जो ब्रेन है फ्रॉग का, ये ब्रेन कवर्ड बाय, याद रखो कवर्ड बाय क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम क्या है, ये है स्काल बोन, ठीक है, स्काल बोन से ये कवर्ड है। प्लस याद रखो इसको अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हम देखेंगे फ्रॉग का भी जो ब्रेन होते हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक आते हैं फोर ब्रेन, ठीक है, दूसरा आते हैं मिड ब्रेन और तीसरा आते हैं हाइंड ब्रेन। बिल्कुल जैसा ह्यूमन में है, ह्यूमन का भी ऐसे ही हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट से बनते हैं फोर ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफेलॉन, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब, अनपेयर्ड, डायनसेफेलॉन और आते हैं पेयर्ड, पेयर्ड में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मिड ब्रेन जो है इसमें आते हैं ऑप्टिक लोब, इसमें ऑप्टिक लोब प्रेजेंट है, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होगा बॉडी बैलेंस के लिए, और मेडुला ओब्लोंगाटा, बिल्कुल ह्यूमन में भी ऐसा ही है, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा। याद रखो मेडुला ओब्लोंगाटा लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बिल्कुल लास्ट पार्ट होते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे एक बार, ये तो मैंने बहुत टिपिकल एक डायग्राम बनाए हैं। फ्रॉग का कोई ब्रेन का डायग्राम है नहीं, तुम्हें क्वेश्चन में पूछेगा भी नहीं, पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। बस थोड़ा सा याद रखो कि ये जो लास्ट पार्ट दिख रहे हो, अगर हम इस लास्ट पार्ट को देखें तो ये आते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा में, मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा ही क्रेनियम को छोड़ के जब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर घुसता है तो उसका नाम बदल जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एंड अरेंजमेंट जो है यहाँ पे सेल और न्यूरॉन, सेल में जो कहाँ चला गया, न्यूरॉन सेल लिखा था ना, न्यूरॉन में जो सेल पार्ट होते हैं ना, कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था टिश्यू में, न्यूरॉन जो है उसका एक सेल पार्ट होते हैं और एक होते हैं एक एक्सन का पार्ट। तो ये जो अरेंजमेंट है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है, वो हम ह्यूमन न्यूरॉन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक जो क्रेनियम दिख रहे हो, ये जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम यहाँ पे एक पोर बनाते हैं, यहाँ एक पोर बनाते हैं। ये देखो, सॉरी ये नहीं, ये ठीक है, ये देखो, ये क्रेनियम का हड्डी है, देन यहाँ एक पोर बनाएगा और इस पोर से स्पाइनल कॉर्ड निकल के जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी देते हैं कि इस स्कल का ये जो पोर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम बोलते हैं इसको, ठीक है, फोरामेन मैग्नम। चलो यहाँ लिख लेते हैं फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, मैग्नम
पोर ऑफ स्कल, ठीक है, which connect ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड जहां से शुरू होते हैं, जहां से बनते हैं, उस रीजन को, स्कल का उत्पोर को बोला जाता है क्रेनियल नर्व। ये तुम्हें और भी डिटेल में, यहाँ फ्रॉग के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होता है। ये ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है वहां नहीं, ह्यूमन का जो लोकोमोशन एंड क्या बोलते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का चैप्टर है, वहां स्कल का डायग्राम में ये फोरामेन मैग्नम बिल्कुल अच्छे से दिखाई देते हैं। ऑक्सीपिटल बोन के अंदर जो छोटा सा पोर होते हैं, जहां से ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड निकल के आते हैं। यहाँ इतना ही काफी है। चलो एक बार पीछे स्लाइड में जाते हैं। देखो, ये हो गया न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का काम है कम्युनिकेशन में हेल्प करना। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसके साथ जुड़ा होगा क्या, जिसके साथ जुड़ा होगा क्या, हार्मोन जुड़ा होगा। यहां क्या होगा, हार्मोन हेल्प्स, हार्मोन द केमिकल सिक्रेटेड बाय, मुझे तुम लोग आंसर दोगे कौन सा ग्लैंड, हम नहीं बताएंगे, ये मैंने बोला था क्लास में, बोला था कौन सा ग्लैंड होगा जहां से हार्मोन निकालते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। गुड, कहां से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ये मैंने बोला था, ग्लैंडुलर टिश्यू में बोला था कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। बॉडी में और एक तरीका का ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, बोलो, क्या क्या सिक्रेट करते हैं, क्या नहीं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू है, उस एपिथेलियल टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और वो ग्लैंड बनाते हैं। उसमें दो तरीका का आते हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं हार्मोन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाते हैं बॉडी का, हाँ स्वेट बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, प्लस कान के अंदर जो वॉक्स बनते हैं, सेरुमेन, वो बनाते हैं, वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन बनाएगा, देन ये हार्मोन हेल्प करेगा कम्युनिकेशन में, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, एक पार्ट के साथ एक पार्ट में कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड का, कुछ एग्जाम्पल दिया है, हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया है, बस याद रखना है। जैसे कि पिट्यूटरी प्रेजेंट होते हैं इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करेगा। क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करते हैं कुछ जरूरत नहीं है फ्रॉग में, लेकिन ये तुम्हें ऑब्वियसली ह्यूमन का फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ना होगा, वो ह्यूमन में पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में। प्लस यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होगा, यहाँ और भी होगा, जैसे कि बोलो और क्या क्या होते, थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल ग्लैंड होगा, पैनक्रियास है इसमें, पैनक्रियास। लेकिन पैनक्रियास कैसा ग्लैंड होगा बोलो तो, पैनक्रियास कैसा ग्लैंड होगा, एंडोक्राइन, सिर्फ एंडोक्राइन की दूसरा बोला था मैंने, ये पैनक्रियास होगा होलोक्राइन। होलोक्राइन का मतलब होता है जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं उसके अंदर कुछ सेल, और हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं उसके अंदर सेल। ठीक है, थायराइड बोला, पिनियल ग्लैंड बोला, पिट्यूटरी बोला, पैनक्रियास बोला, गोनाड होगा, गोनाड मतलब इसका टेस्टिस नहीं तो ओवरी। ठीक है, एड्रिनल, थाइमस, हाँ एड्रिनल, चलो एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस प्लस इसमें थायराइड बोला है, थायराइड बोला, ठीक है, पैराथायरॉयड, ये सब ग्लैंड फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। अब किसका क्या काम है वो फ्रॉग के लिए जरूरत बिल्कुल नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ याद रखना एंडोक्राइन सिस्टम कौन कंट्रोल करते हैं, हार्मोन कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हार्मोन ही निकालता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, फोरामेन मैग्नम बोला है, बस कोऑर्डिनेशन में और कुछ नहीं है। चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। चलो आगे चले, चलो देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना ही दिया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, देखो याद रखना है, फ्रॉग जो है एम्फीबियंस क्या था बोलो तो, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद है, फ्रॉग क्या होगा, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल,
यूनिसेक्सुअल, वेरी गुड, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को और क्या नाम दिया जाता है? वेरी गुड, डायोसियस। डायोसियस, डायोसियस को हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है कि मोनोओसियस को हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है? मोनोओसियस को। जिसको इसके बारे में पता नहीं है वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स को हम सेक्स के हिसाब से, मतलब ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक आते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और एक आते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल को और एक नाम दिया जाता है, वो है डायोसियस, और बाइसेक्सुअल को और एक नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है मोनोओसियस। ठीक है, मोनोओसियस को और एक नाम दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। यहाँ क्या होते हैं? एक ही ऑर्गेनिज्म में, सोचो ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे फीमेल अलग और मेल अलग, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे हजारों हजारों ऑर्गेनिज्म है जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे एनिलिड में आर्थ्रम हो जाएगा बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, उसके भी पीछे जाएंगे एनिमल किंगडम में, वहां बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल दिखता है। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल मतलब यहाँ मेल और फीमेल अलग होगा, फीमेल एंड मेल डिफरेंट है। तो हमें थोड़ा सा दोनों का ही क्या देखना है, डायग्राम देखना है। ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया था, फिर भी और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, मेल के लिए और फीमेल के लिए। चलो पहले मेल के लिए ड्रॉ करते हैं। देखो थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें हमें लेना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले ही ड्रॉ किया था। ये देखो, इसका वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी के साथ क्या होते हैं, बाहर निकाल के आते हैं इसका यूरेटर। ठीक है, ये आके कहाँ ओपन होते हैं, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है रेक्टम, इस रेक्टम में ओपन होते हैं। लेकिन मेल के बॉडी में ये किडनी के साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। याद रखना है, मेल के बॉडी में वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस एक हो गया। दूसरा होगा यूरिनो जेनिटल डक्ट, ठीक है। तीसरा क्लोआका। बस ये तीनों लेके रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम इस रीजन को थोड़ा सा और देखें तो ये देखो, ये जो जगह है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का, यहाँ से कुछ डक्ट निकल के पहले आते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ डक्ट पहले निकल के आते हैं। इसका मेन काम क्या है, टेस्टिस का मेन काम क्या होते हैं, टेस्टिस में क्या बनते हैं बोलो तो, क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं ना, मेल गैमेट स्पर्म बनते हैं। तो इसमें भी तो बनेगा, फ्रॉग की बॉडी में भी बनेगा। इसका जो टेस्टिस है यहाँ स्पर्म बनेगा, मतलब मेल गैमेट बनेगा। ये बनने के बाद यहाँ कुछ डक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया। तो इस वासा इफरेंसिया से आएगा, किडनी के अंदर घुसेगा, देन किडनी के अंदर एक कॉमन डक्ट बनाएगा। यहाँ एक कॉमन डक्ट बनाएगा, पहले यहाँ पे एक कॉमन डक्ट बनाएगा। इस कैनल को बोलेंगे हम बीडर्स कैनल, बीडर्स कैनल बोलेंगे। क्वेश्चन कभी कभी दे देते, क्या देते हैं डिटेल में ज्यादा पूछेगा नहीं, तुम्हें क्वेश्चन ये देते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में ये बीडर कैनल प्रेजेंट होते हैं। आंसर लिखना है, मेल फ्रॉग में बीडर कैनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बीडर कैनल का काम क्या है, यहाँ से जितना स्पर्म बनेगा उस स्पर्म को इस डक्ट में प्रेजेंट कराना, इस डक्ट में लेके आना। इस डक्ट का नाम क्या बोलेंगे, मेल के लिए इसी डक्ट से टेस्टिस से निकल के स्पर्म भी इसी रास्ते से आते हैं, प्लस यही डक्ट जुड़ा है किडनी के साथ। तो किडनी जितना एक्सक्रेटरी मटेरियल बनाते हैं, मतलब यूरिया लेके आते हैं ब्लड से, उस यूरिया को भी यहाँ पे डालते हैं, यूरिया को भी यहाँ पे डालते हैं। तो एक कॉमन डक्ट हो गया कि नहीं, जहां से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी जाते हैं। एक कॉमन डक्ट हो गया जहां से जेनिटल डिस्चार्ज भी जाते हैं, है कि नहीं, समझ में। इसीलिए इस डक्ट को यूरिनो, यूरिनो मतलब यूरिन से जुड़ा, जेनिटल, जेनिटल मतलब जेनिटल डिस्चार्ज का बात चल रहा है, स्पर्म का बात चल रहा है, डक्ट बोलेंगे, क्योंकि एक कॉमन डक्ट से ये निकल के इस जगह में आएगा। तो जो जगह यहाँ पे ओपन होगा इस चेम्बर का, ये जो रीजन है इसका नाम है रेक्टम, दिस इज द रेक्टम। और ये जो कॉमन चेम्बर दिख रहे हो इसका नाम है क्लोआका। एम्फीबियंस, जब क्लास एम्फीबियंस पढ़ते हैं वहां एक कैरेक्टर दिखाते हैं, वहां एक कैरेक्टर लिखा है
कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में, मतलब एम्फीबियंस का मेन एक कैरेक्टर बताओ, उसमें क्लोआका आते हैं। क्लोआका एक ऐसा चेंबर है जहां कॉमन एक चेंबर बनाते हैं। किसका किसका कॉमन चेंबर है वो भी क्वेश्चन में आ सकता है। ये कॉमन चेंबर ऑफ, बोलो तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का हुआ, एक्सक्रेटरी सिस्टम का कॉमन चेंबर हुआ कि नहीं? एक्सक्रेटरी सिस्टम है कि नहीं? यूरिन भी आके गिर रहा है एक ही जगह में, प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हुआ। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, स्पर्म भी आके इसी जगह में आएगा। प्लस बताओ तो यहां रेक्टम किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो किसका किसका कॉमन एक चेंबर है? एक्सक्रेटरी सिस्टम का कॉमन चेंबर है, एक्सक्रेटरी मटेरियल यहां आके गिरेगा। प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी कॉमन चेंबर है, रिप्रोडक्शन मतलब स्पर्म भी यहाँ आके कॉमन चेंबर बनाते हैं, यहाँ भी यहाँ आके गिरता है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम रेक्टम मतलब जितना डाइजेस्टेड खाना, अनडाइजेस्टेड जितना खाना होते फिकल मैटर बनते हैं वो भी इसी जगह में आएगा और एक ही पोर से ही वो निकल के जाएगा और उस पोर का नाम होगा क्लोआकल, क्लोआकल एपर्चर। इसको बोलेंगे क्लोआकल एपर्चर। यही होते हैं ओपनिंग जहां से ये निकल के जाते हैं। प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट जो है उसको भूलना नहीं है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे। बोलो, मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही डायग्राम से हो जाएगा, सेम डायग्राम दोनों को पढ़ना है, ठीक है। मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन क्या आते हैं सुन लो। एक क्वेश्चन ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है वो मेल में प्रेजेंट कि फीमेल में प्रेजेंट? मेल में प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं बीडर कैनल किस में प्रेजेंट होते हैं? एक तो फ्रॉग में, दूसरा किस में? मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या होते हैं? स्पर्म को टेस्टिस से निकल के किडनी के अंदर से जो कॉमन डक्ट है वहां से कहाँ लेके जाना? क्लोआकल चेंबर में लेके जाना। तीसरा क्वेश्चन आते हैं फ्रॉग में, क्लोआकल चेंबर का मतलब क्या समझते हो? देखो, क्लोआकल चेंबर मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। किसका किसका कॉमन चेंबर है? एक ये कॉमन चेंबर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो सारी चीजें जितना बन रहा है यहाँ से सब एक ही ओपनिंग से निकल के जाएगा, क्लोआकल एपर्चर से निकल के जाएगा। लेकिन एक ही साथ निकलता नहीं है, जब जिसका जरूरत होता है तब वो चीज निकल के जाते हैं। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो स्पर्म निकल के जाएगा, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो यूरिया निकालने का टाइम आएगा तो यूरिया निकलेगा, जब डाइजेस्टिव फीकल मैटर निकालने का टाइम आएगा तो फीकल मैटर निकल के जाएगा। क्लियर? अच्छा, और एक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेजोरकियम से, ठीक है। मेजोरकियम से आते हैं और एक क्वेश्चन डबल फोल्ड एक पेरिटोनियम जो टेस्टिस के साथ अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ एक मेम्ब्रेन अटैच रहता है, क्वेश्चन दे देते हैं इसका। इसके साथ सॉरी, इस किडनी के साथ और टेस्टिस के साथ यहां एक मेम्ब्रेन जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं मेजोरकियम और मेजोरचियम। ये क्या है? यहां से क्वेश्चन दे देते हैं। मेजोरकियम किस में प्रेजेंट है? आंसर होगा मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है। क्या है ये? एक डबल फोल्डेड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो सीलोम होते हैं ना, याद करो जो मैंने बोला था, सीलोम का मतलब होते हैं बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर। ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर कोई कैविटी है और वो कैविटी के साइड में कोई मेसोडर्म से बना, मेसोडर्म मतलब जर्म लेयर का एक लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसमें मेसोडर्म से बना कोई लेयर अगर उस कैविटी के साइड में है तो उसको हम बोलते हैं सीलोम। तो वो जो मेम्ब्रेन है ना मेसोडर्म से बना उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। हमारे बॉडी में ऐसे प्रेजेंट है। तो ऐसे ही एक पेरिटोनियम का मेम्ब्रेन जो डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन है जो कनेक्टेड है किडनी के साथ टेस्टिस का, ठीक है, कनेक्टेड विथ किडनी एंड टेस्टिस इन मेल फ्रॉग। क्या याद रखना है? किस में प्रेजेंट है याद रखना है। किसके साथ जुड़ा है? किडनी और जो टेस्टिस है उसके साथ जुड़ा है। मेम्ब्रेन का नाम क्या है? मेसोरकियम है। कैसा है? डबल फोल्डेड है। और कौन सा मेम्ब्रेन है? पेरिटोनियम का एक मेम्ब्रेन है। ये क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, देखो वासा इफरेंसिया जो लिखा है ना, दीज आर वासा इफरेंसिया, कभी कभी दे देते हैं 10 to 12 इन नंबर। हमें तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन देगा, नीट कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है।
ये भी नंबर याद रखना है। ये जो वासा इफरेंसिया है वो 10 to 12 इन नंबर होते हैं, ठीक है, याद रखना है। सुनो, मेल के बॉडी में देखो, लास्ट क्लास जब हमने एक डायग्राम बनाया था ना, फ्रॉग का एक डायग्राम बनाया था, चलो थोड़ा सा एक बार दिखाते हैं। चलो ये बाकी का पार्ट है, फ्रॉग के ये आई होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला था इसके ये जो नीचे का रीजन होता है, ये इस रीजन में यहाँ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला था वोकल सैक। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वोकल सैक, ये क्वेश्चन बहुत दे देते हैं। वोकल सैक किस में प्रेजेंट होते हैं? मेल में प्रेजेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं, ठीक है। वोकल सैक, वोकल सैक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर अंडर द माउथ कैविटी। जो माउथ के पास होते हैं उसके नीचे के साइड में सैक लाइक स्ट्रक्चर हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। एक तरीका का साउंड प्रोडक्शन करते हैं, किस लिए करते हैं? टू कॉल द फीमेल फ्रॉग, ठीक है। फीमेल फ्रॉग को बुलाते हैं किस लिए? फॉर मीटिंग, मीटिंग के टाइम, और कॉपुलेशन और कॉइटस, एक ही बात है, सब एक ही मीनिंग है, ठीक है। मीटिंग के टाइम मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को बुलाने के लिए उसका जो वोकल सैक है वहां से एक स्पेशल टाइप का साउंड जिसको क्रॉकिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, क्रॉकिंग शायद भूल गलत लिखा, CROCK होना चाहिए, क्रॉकिंग साउंड, ठीक है, जो कान में बहुत ज्यादा बजता है। ऐसा एक साउंड प्रोडक्शन करते हैं जिससे क्या करते हैं, उसका फीमेल पार्टनर को बुलाते हैं। इसीलिए इस कॉल को मेटिंग कॉल बोला जाता है। मेटिंग कॉल कभी कभी क्वेश्चन देते हैं किस में हेल्प करता है, डायरेक्टली लिखा होता है मेटिंग कॉल में हेल्प करना। मेटिंग कॉल मतलब वही होता है जब एक मेल फ्रॉग फीमेल को बुलाते हैं उसका मेटिंग के टाइम, और इसका जो वोकल सैक है इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। और एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है मेल के बॉडी में, उसको बोलते हैं नुप्टियल पैड और नुप्सियल पैड। इसका मतलब होता है जो मेल के फिंगर्स होते हैं उस फिंगर्स में से जो फास्ट फिंगर है उस फास्ट फिंगर के नीचे के साइड में थोड़ा सा मसल का पैड रहता है मोटा सा, किस लिए? ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल को होल्ड करने के लिए। क्वेश्चन आते हैं नुप्सियल पैड किस में प्रेजेंट होते हैं? इन मेल, ओके। इन मेल द fast finger of the toes made up of, अच्छा, carry a pad like structure helps in ग्रास्प करना, सो ग्रास्पिंग द फीमेल, ग्रास्पिंग द फीमेल, फीमेल को पकड़ने के लिए कब? ड्यूरिंग मीटिंग और कॉपुलेशन। जब कॉपुलेशन चलता है मेल बॉडी फीमेल बॉडी को होल्ड करने के लिए, ग्रास्प करके मतलब पकड़ के रखने के लिए उसके बॉडी का फास्ट फिंगर में क्या होते हैं? नुप्सियल पैड होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं नुप्सियल पैड किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नुप्सियल पैड किस में प्रेजेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट चले फीमेल में, ठीक है, नेक्स्ट चलो फीमेल में। हो गया, हो गया, कुछ समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी चल रहा है, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? देखो फीमेल में जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वहां ऐसे एक साथ कोई पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ हम देखेंगे जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें किडनी तो ऑब्वियसली शामिल हमें दिखाना होगा किडनी, बट किडनी इज नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ इसका ओविडक्ट का पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो ओपनिंग है वो अलग होते हैं, ठीक है, ओविडक्ट का जो ओपनिंग है वो अलग होते हैं। बीच में इसका यहाँ पे ओवरी का पार्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो
किडनी का ओपनिंग है वो किडनी का ओपनिंग अलग होता है, किडनी का ओपनिंग बिल्कुल अलग होता है। इसका जो रेक्टम, दिस रेक्टम ऐसे उसके अलग ही, ठीक है, सबका ओपनिंग यहाँ होगा और यहाँ इसका यूरिनरी ब्लैडर। देखो बस ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इसका ओविडक्ट, ओविडक्ट ये है ओवरी। ओवरी में कितना ओवा क्रिएट होता है? 2500 to 3000 ओवा, ठीक है, ओवा इन ए टाइम। ओवम मतलब सिंगल ओवा को बोलते हैं, ठीक है, और ओवा मतलब सारे एक साथ बहुत सारा ओवा है ना। ये देखो तुम लोग बोलोगे मैम हमने तो सुना था ओवम, है ना, ओवम और स्पर्म सुनते हैं, ओवम सिंगुलर में है, ठीक है, सिंगुलर में है। जब एक है ना तब ओवम बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे कितना सारा बोला, 2500 to 3000, तो बहुत सारा है, तो और ओवम नहीं बोलेंगे, ओवा बोलेंगे। ये हो गया किडनी, इसका किडनी वन पेयर ऑफ। देखो तो किडनी का ओपनिंग और डक्ट और ओविडक्ट दोनों अलग है कि मेल जैसा एक ही है? अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम यूरेटर और इसको बोलेंगे हम ओविडक्ट, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड द रेक्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। दिस रीजन इज कॉल्ड द क्लोआका, ठीक है, क्लोआका, और ये है क्लोअकल एपर्चर, क्लोअकल एपर्चर, क्लोअकल एपर्चर। और ये है यूरिनरी ब्लैडर, बहुत घटिया बना है यूरिनरी ब्लैडर। चलो ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। चलो छोटा मोटा जो पॉइंट्स इससे पूछा जाता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक तो पॉइंट की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है? एक, वन पेयर ऑफ ओवरी, इसमें कितना प्रोड्यूस होते हैं वो लिखा दिया और लिखने का कोई जरूरत नहीं है। कितना प्रोड्यूस हो सकता है एक बार में? 2500 to 3000 ओवर प्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा, इसमें वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का काम क्या है? ओविडक्ट क्या करते हैं? ओवरी से ओवम बनने के बाद कलेक्ट करके उसको क्लोआका तक लेके आना इसका मेन काम होते हैं। तीन, क्लोआका, क्लोआका तो सब चीज का पार्ट है, तो ये क्लोआका और क्लोअकल एपर्चर, ये तीनों चीज से बना है पूरा इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओपन होगा क्लोआका में, फिर निकल के जाएगा। क्वेश्चन आते हैं कि, अच्छा ये लिख के रखो, पर सिंगल टाइम, ओके, पर सिंगल टाइम, एक ही टाइम में इतना निकल के आते हैं। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ अब क्वेश्चन आते हैं कि फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म के साथ फीमेल का जो फ्यूजन है वो कहाँ होते हैं? फीमेल के बॉडी के अंदर होते हैं कि बॉडी के बाहर होते हैं? बोलो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कि इंटरनल? एक्सटर्नल होता है, गुड, एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल है, देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि ह्यूमन बीइंग और अदर्स बहुत सारे मैमल्स जिसमें फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो मेनली फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो इंटरनल हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब है बॉडी के बाहर होगा। तो बॉडी के बाहर मीडियम कभी कभी पूछ लेते हैं कि मीडियम कौन सा है? कौन बताओगे मीडियम क्या हो सकता है? हाँ, मीडियम वाटर, वेरी गुड, मीडियम क्या है? वाटर है, वाटर में फर्टिलाइजेशन होते हैं। अब बात है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी एक एक्स्ट्रा जानकारी के लिए याद रख सकते हो कि वाटर ही क्यों, बाहर क्यों नहीं, मतलब एयर क्यों नहीं, सॉइल क्यों नहीं, पानी ही क्यों? एक्चुअली एग बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत पहले शुरू हो गया है। फिश में भी एग बनते हैं, उसके बाद फ्रॉग आए हैं ना, फिश, उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस, पीसेस, उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के बॉडी में क्या है, जो एग बनते हैं, एग के बाहर एक शेल भी बनते हैं, एग शेल बनते हैं। तो कोई मुर्गी का कोई अंडा देखोगे, एग देखोगे, तो उसका एग का जो शेल है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, उसको घर में रख दो, उसको फ्रीज में रख दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो फटता भी नहीं है बहुत इजीली, प्लस वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। उसके अंदर जो एक्चुअली यॉक होते हैं, प्लस उसके अंदर वो तो खुद एक सेल है,
मतलब वो तो जाइगोट है, फिर वहां से ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना दिन रखोगे लगभग, अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो वो खराब नहीं होता है। लेकिन फ्रॉग का और रेप्टाइल का, स्पेशली फ्रॉग का मतलब एम्फीबियंस का, ये जो एग बनता है ना, एग के ऊपर जो शेल बनता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उतना ज्यादा इसमें केमिकल कंपोजिशन सही नहीं होते कि वो धूप में, मिट्टी में वो रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए पानी का जरूरत होता है, पानी के अंदर वो दे देते हैं अंडा, ठीक है, इसीलिए पानी का जरूरत होता है। फ्रॉग जो है वो क्लास एम्फीबियंस में आते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं। एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बायोज, बायोज मतलब होता है लाइफ। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दोनों ही जगह में लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, जिसका, उसको हम एम्फीबियंस में डालते हैं। मतलब हम सिंपली, जब अगर हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो हम आंसर देंगे व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन टेरेस्ट्रियल रीजन एंड आल्सो इनसाइड द वाटर। लेकिन ये बच्चे का आंसर है, नीट का आंसर होगा वो ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ का एक स्टेज पानी में जरूरत है जाने का, और बाकी स्टेज पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रह सकता है। ये होगा नीट का आंसर, ठीक है। बच्चे का बुक में ऐसे लिखा होता है एम्फीबियंस मतलब हु हैव द हैबिटेड इन द इनसाइड वाटर एंड आल्सो ऑन द लैंड। ये आंसर नहीं है। सांप भी, मतलब स्नेक भी तो पानी में रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, तो क्या उसको भी हम एम्फीबियंस बोल लेंगे? क्या बोला था मैंने कि स्नेक का एक लाइफ का एक स्टेज के लिए पानी का कोई जरूरत नहीं है, वो पानी में जाते हैं बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए। बहुत सारे इंसेक्ट वहां पे रहते हैं, पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रहता है, तो क्या हम इंसेक्ट को भी डाल देंगे एम्फीबियंस में? नहीं। एम्फीबियंस मतलब डुअल लाइफ, एक स्टेज ऑब्वियसली पानी का उसका जरूरत होता है, और वो कौन सा स्टेज है? देखो क्या दिया इसमें, अंडा दिया ना पानी में, तो अंडा वहां से क्या आएगा, अंडा से लार्वा आएगा ना। तो एक्चुअली एम्फीबियंस में ये जो डुअल लाइफ है, इसमें एक आते हैं एक्वाटिक लाइफ और एक आते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ, ठीक है ना। एक्वाटिक लाइफ किसका है? लार्वा का है। और टेरेस्ट्रियल लाइफ किसका है? एडल्ट का है। लेकिन एडल्ट टेरेस्ट्रियल में भी रह सकता है, एक्वाटिक में भी रह सकता है, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा था। फ्रॉग का रेस्पिरेशन स्किन से चलता है, फ्रॉग का रेस्पिरेशन गिल से चलता है, फ्रॉग का रेस्पिरेशन लंग से चलता है। तो जब कोई एडल्ट पानी के नीचे जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, एक कहा गया, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर में जाते हैं, तो वाटर के अंदर उसका लंग कम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए कि उसका स्किन कम करते हैं? स्किन काम करते हैं उसका रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ लार्वल स्टेज को पानी का जरूरत है, इसीलिए ये एम्फीबियंस के अंदर हो गया। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट एक्स्ट्रा वो है, फर्टिलाइजेशन हो गया, कहाँ होता है? प्लस बोलो तो डेवलपमेंट इसका क्या होगा? डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्वा लिखा है। ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के टाइम अगर बीच में लार्वल स्टेज आते हैं तो याद रखना है उसका डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म का जब मेटामॉर्फोसिस चलता है या तो डेवलपमेंट चलता है, उस टाइम मतलब छोटा बच्चा से वो एडल्ट बन रहा है, उस टाइम अगर कोई लार्वल स्टेज नहीं होते हैं तो उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का कोई लार्वल स्टेज आते हैं, ह्यूमन बीइंग का छोटा सा बच्चा को हम लार्वा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्यों? लार्वा क्यों नहीं बोलते? ये भी आंसर एक बार शायद बोल दिया था तुम लोगों के क्लास में, बोलो। लार्वा और एम्ब्रायो दोनों में क्या डिफरेंस है? हम लोगों का छोटा बच्चा को हम एम्ब्रायो बोलते हैं, नहीं तो फिटस बोलते हैं। क्यों लार्वा नहीं बोलते हैं? और एक इंसेक्ट, उसका छोटा सा बच्चा, फ्रॉग, उसका छोटा सा बच्चा, उसको हम लार्वा बोलते हैं। क्यों? ऐसा क्या डिफरेंस है जो उन लोगों का लार्वा बोला जाता है, हम लोगों का लार्वा नहीं बोला जाता है? बोलो प्रभात। लार्वल स्टेज को देख के एडल्ट स्टेज के साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकते। लार्वल स्टेज बिल्कुल अलग देखने में होता है एडल्ट से, बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं होता है। एक मच्छर का अगर हम एडल्ट रख देंगे, अगर तुम्हें एडल्ट का लार्वा पता नहीं है, मतलब इस मच्छर का यही लार्वा होते हैं पता नहीं है, तो तुम एक बार देख के नहीं बता सकते हो, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर में मिलेगा नहीं, ठीक है, सब अलग अलग होगा। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रायो को देख के तुम बता सकते हो, फीटस को देख के बता सकते हो, इवन इट इज इनसाइड द मम्मी का बॉडी, फिर भी देख के बता सकते हो ये ह्यूमन का ही है। तो जो ऑर्गेनिज्म का छोटा सा बच्चा फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज एडल्ट जैसा ही देखने में है, उसको लार्वा नहीं बोला जाता है। जिसमें फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज लार्वा मतलब बिल्कुल एडल्ट जैसा देखने में नहीं होता है, उसको लार्वल स्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्वल स्टेज देखने में कैसा होता है? देखोगे लार्वा देखने में थोड़ा सा ये देखो ऐसे टाइप का होता है ना लार्वल स्टेज, है ना। ये होता है इसका गिल, इसके साथ एडल्ट फ्रॉग को एक बार कंपेयर करो, कोई मिलता जुलता नहीं है। एक तो इसमें गिल है, उसमें लंग है,
इसमें गिल है, इसमें टेल है ना, एडल्ट में टेल होता है, बहुत कम एम्फीबियंस पे एडल्ट में टेल होता है, लगभग फ्रॉग में तो बिल्कुल नहीं होता है, फ्रॉग का टेल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखा है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कुछ नहीं है, और हाँ इसका लार्वल स्टेज को क्या बोला जाता है, टैडपोल, क्या बोला जाता है, टैडपोल बोला जाता है, ठीक है। लार्वल स्टेज को टैडपोल बोला जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, ये जो लार्वल स्टेज से एडल्ट बनने के लिए जितना सारा चेंजेस होगा इसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म एडल्ट फ्रॉम लार्वा। लार्वल स्टेज से एडल्ट बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप जितना चेंजेस दिखता है उसके बॉडी में उसको मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, अलग अलग चेंजेस दिखता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्टेप होते हैं, ओके। चलो अब देखो इस फ्रॉग का कुछ सेंसिंग ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कुछ नहीं है। चलो सेंसिंग ऑर्गन जिससे वो सेंस कर पाते, कॉन्शियसनेस रहता है इस ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम, क्वेश्चन पूछते हैं टिम्पैनम का काम क्या है। टिम्पैनम बोलो, टिम्पैनम का काम क्या बोला था, फॉर किस में हेल्प करना, सुनने में हेल्प करना। एम्फीबियंस का कोई कान होते हैं, ऐसा नहीं होता है, एक्सटर्नल कोई ओपनिंग भी नहीं होते, एक्सटर्नल कोई यार भी नहीं होता है, तो इसका सुनने में कौन हेल्प करेगा, इसका टिम्पैनम हेल्प करेगा। टिम्पैनम क्या है, एक मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर है जो आई के साइड में रहता है, मॉर्फोलॉजी में बताया था मैंने। दूसरा सेंसरी पैपिली, इसको टच में हेल्प, मतलब टच सेंस करने में हेल्प करता है। तुम उसके ऊपर ऐसे हाथ लगाओगे तो उसको महसूस होगा कि उसके स्किन में सेंसरी पैपिली प्रेजेंट होते हैं। टंग में होते टेस्ट बार्ड, वो फ्रॉग है तो कुछ भी खा लेगा, उसको भी तो कुछ पसंद है ना, इस इंसेक्ट को खाएंगे, इस इंसेक्ट को नहीं खाएंगे, तो टेस्ट बार्ड होते हैं टंग में फॉर टेस्ट के लिए टेस्ट बार्ड प्रेजेंट होते हैं उसके टंग में। उसका टंग कैसा होता है, सिंगल लोब की बाइलोब्ड होता है, और हम लोगों का टंग जो है यहाँ अटैच्ड है, फ्रेन्यूलम से यहाँ अटैच होते हैं, सामने का जो पार्ट है वो खुला होते हैं ह्यूमन बीइंग का, लेकिन फ्रॉग में जो टंग है वो सामने से अटैच होते हैं, अंदर से खुला होते हैं, तो टंग का अटैचमेंट सामने होते हैं। और इस टंग को कैसे रखते हैं, टंग अगर ऐसा है तो ऐसे करके मुड़ के अंदर घुसा के रखते हैं, ठीक है। तो सामने अगर कोई इंसेक्ट है तो ये फोल्डिंग ऐसे खुलेगा, देन उसके ऊपर स्किन के उसका जो टंग है उसके ऊपर बहुत चिपचिप स्टिकी चीज होते हैं, वो इंसेक्ट के ऊपर फैलेगा, देन उसको फिर से मोड़ के वो अंदर घुसा लेगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म होता है, पूछेगा नहीं तुम्हें, बस याद रखो, ठीक है। तो ये टेस्ट बार्ड होते हैं, उसको भी समझ में आना चाहिए कि क्या खाना है और क्या खाना नहीं चाहिए। ओके, टिम्पैनम हो गया। ऑब्वियसली आई होगा, बल्ज्ड आई है, मोटा मोटा आई होते हैं फॉर विजन, और कुछ है बात कुछ नहीं करता है तो लेकिन साउंड निकलता है इसका क्रॉकिंग, उसको बुलाने के लिए कोई उसका फीमेल को। ओ नेजल एपिथेलियम स्मेल के लिए, ठीक है, उसका तो नेजल नॉस्ट्रिल होते हैं। नेजल एपिथेलियम किस लिए, फॉर स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होते हैं, सेंसरी ऑर्गन ये सब, ओके। नेक्स्ट कुछ इकोनॉमिकल नहीं, इकोसिस्टम में कुछ बेनिफिट्स है, तो इसको बोलेंगे क्या लिखा था, ओ इंटरेक्शन विद द, चलो इंटरेक्शन विद द मैनकाइंड, मतलब ह्यूमन के साथ क्या रिलेशन है, इंटरेक्शन विथ द ह्यूमन और मैनकाइंड, ठीक है। चलो देखो डायरेक्टली कैसे ह्यूमन के साथ जुड़ा है, ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ना, फ्रॉग इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, और फूड चेन हमें थोड़ा सा पता है, जैसे कि कोई है छोटा बच्चे का क्वेश्चन है, देखो फूड चेन पता है कि नहीं, इकोलॉजी में पढ़ेंगे फिर भी। देखो ऐसे छोटे छोटे ग्रास है,
इस ग्रास को खाने के लिए कौन आते हैं? ग्रासोफर खाने के लिए आते हैं। ग्रासोफर है हार्बिवोर। ग्रासोफर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। ओके, फ्रॉग को कौन खाएगा हमें पता है, लगभग स्नेक खाते हैं। स्नेक को कौन खाएगा? चलो सोचो, ईगल खाते हैं, नहीं तो कोई क्या बोलते हैं उसको, पीकॉक खाते हैं। चलो ठीक है, पीकॉक खाते हैं। तो यहाँ देखो ये जो चेन बनाई है इसको हम बोलते हैं फूड चेन, है ना, इसको फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन, जब ये फूड के लिए जब ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर और वो सिर्फ एक चेन में हम डिस्क्राइब करते हैं, वो होगा फूड चेन। लेकिन फूड के ऊपर डिपेंडेंट सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बिल्कुल नहीं होते। ऐसा नहीं ग्रासोफर को सिर्फ फ्रॉग खाएगा और कोई नहीं खा सकते, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। जब वो सब ऑर्गेनिज्म को भी जोड़ देंगे हम तो एक वेब बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा, उसको बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, तो वो तो इकोसिस्टम का बात है। तो यहाँ पे फ्रॉग फूड चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम इसको यहाँ से ओमिट कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर दुनिया से सारे फ्रॉग एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो पूरे इकोसिस्टम में ह्यूमन बीइंग को भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा है ये जो लेग होते हैं ना, जो लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाया था, मोटा मोटा लेग बनाया था इसका फ्रॉग का, तो उसका जो लेग है स्पेशली जो हाइंडली में बोला था उसमें ज्यादा मस्क्यूलर होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उसका हाइंड लिंग, क्योंकि उसको लिपिंग करना होता है, मतलब उसको जंपिंग करके जाना होता है। तो वो जो मसल है वो ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा फूड का सोर्स है। द हाइंड लेग, द मस्क्यूलर हाइंड लेग फूड सोर्स ऑफ ह्यूमन, हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन का फूड सोर्स बन सकता है। ओके, प्लस ये बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज बहुत सारे इंसेक्ट खाते हैं। बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बिकॉज दे ईट मस्क्यूटो एंड अदर्स पॉइजनस इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट को खा सकता है। तो ये ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ह्यूमन के लिए। देखो ऐसा नहीं है हाइंडलिंग ही सिर्फ है, पूरा फ्रॉग को ही पका के हम लोग खा सकते हैं क्योंकि उसका बॉडी पूरा मस्क्यूलर है, खा सकते हैं। लेकिन हाइंडली में इसका ज्यादा मस्क्यूलर होता है उसका जंपिंग करने के लिए। ठीक है, चलो टाइम खत्म हो गया और एक चैप्टर शुरू आज करना था लेकिन आज और नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास देखोगे सिलेबस में मैंने इस संडे के लिए चैप्टर डाला है 2, एक है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एक डाला है मॉर्फोलॉजी। चलो एक मिनट पहले हम इसको स्टॉप करते हैं।